अंडमान में डीआरएम में काम करने वाले लोग कई डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफों की भरमार है और सिक्योरिटी गार्ड आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। उसमें इनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है, किसी को पेमेंट मिल रहा है तो 2 महीने 3 महीने में एक बार मिल रहा है। अब जिसको पेमेंट मिल रहा है उसको ईपीएफ नहीं मिल रहा है। हेलो दोस्तों, वॉइस ऑफ यूनिटी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। भारत सरकार के श्रम कानून के हिसाब से जो मजदूर वर्ग काम करते हैं उनको 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसके बारे में आप सब जानते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हर कोई उसी वर्गों में काम करता है। अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड। ये नाम सुने होते हैं क्योंकि हर 6 महीने में इंतजार होता है कि इसमें कब पेमेंट में बढ़ोतरी होगी, एलजी साहब की तरफ से कोई ऑर्डर आएगा और इसमें कैसे काम होगा। आज इसी विषय के बारे में हम बात करेंगे। जो अंडमान निकोबार में जो हमारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, कॉन्ट्रैक्ट में काम करने वाले, डीआरएम में काम करने वाले या तो फिर सिक्योरिटी गार्ड में, उनकी जो सैलरी का हालात है, उनके जो ईपीएफ मिलने की जो कंडीशंस है, उसमें क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या उनके लिए कोई खुशखबरी आने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष, जो अभी 19 तारीख को जिनको ये पद मिला है, स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट केपी उस्मान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केपी उस्मान साहब, सबसे पहले हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं और हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। केपी उस्मान साहब, ये तो हम जानते हैं कि स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट है आप इंटेक के। जब भी मैं इंटेक कहूँ दोस्तों, तो आप समझ जाना इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बारे में मैं बोल रहा हूँ, उसका शॉर्ट फॉर्म होगा इंटेक। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइएगा कि आप कौन हैं और इस पोजीशन में आप कैसे पहुंचे। हरी जी, सबसे पहले मैं आपका चैनल का माध्यम से आपका चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आप आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने इससे पहले भी अपना व्यूअर्स को या जनता को बताया कि कुछ ऐसा कैटेगरी है इनको जो मिनिमम वेज को लेकर, तो ये सारा जो सच्चाई आप अपना चैनल का द्वारा जो आम लोगों को, जनता को, वर्कमैन को बताते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करूँगा। फिर रहा सवाल आप इसमें कैसा आया, आपका क्या था। मैं एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट 1989 से लेके मेरिन के अंदर में एक मजदूर का ऐसे मैंने काम करने लगा। उसके बाद मैंने वहाँ में हमारा वेलफेयर के लिए जो कानूनी तौर तरीक़ा से जो ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होता है, उसके अंदर मैंने कांग्रेस की जो बिलोंग करने वाला, जो इंटेक से एफिलिएशन होने वाला मेरिन वर्क्स एम्प्लॉयज़ यूनियन में मैंने रिप्रेजेंट करना लगा वर्कर को और ख़ुद अपना वेलफेयर के लिए। उस तरह से मेरा 1989 मार्च से लेके 2021 अप्रैल तक मेरा वहाँ में कार्यरत था और उसके बाद मैंने रिटायरमेंट लिया। ठीक है दर्शकों, हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि आरिश जी आपको अचानक क्या हो गया, केपी उस्मान साहब को बुला के आप इंटरव्यू करवा रहे हैं। इसकी बहुत बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ। केपी उस्मान साहब जब अपने इस पद को ग्रहण कर लेते हैं, उसके कुछ दिन बाद ही उनसे हमारी कांटेक्ट होती है और वो कहते हैं कि मैं मीडिया के थ्रू लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा जो इंटेक है ये पब्लिक वेलफेयर के लिए कैसे काम कर सकता है। हम चाहते हैं कि पब्लिक से रूबरू हो, वो रूबरू होने की वो जगह ही हमने उनको दी। उस्मान साहब, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे। इतने सारे यूनियन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे थे पब्लिक वेलफेयर के लिए या तो फिर लेबर वेलफेयर के लिए, इंटेक को चुनने की सबसे बड़ी वजह क्या है आपकी? इंटेक को मैंने इसलिए चुना, इंटेक एक कांग्रेस विचारधारा वाला एक बहुत बड़ा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया के अंदर में, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो कांग्रेस विचारधारा वाला यूनियन जो वर्कमैन के लिए जो देश भर में जो काम कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा मेंबरशिप वाला एक है। तो इतना बड़ी तादाद में, लाखों के तादाद में जब उसमें मेंबर्स है, तो उसके अंदर में वर्कमैन का वेलफेयर को लेके बहुत बड़ा एक योगदान है। तब मैंने अपना ओन फैसला किया। इसके अंदर में देखिए, अब CITU है, BMS है, कई सारा वर्कर संगठन है, वर्कर का हित में काम करने वाला लोग। लेकिन ये जो विचारधारा, कांग्रेस विचारधारा यूनियन के अंदर में हर तबके के लोगों को लेके चलने का एक क्षमता उनके अंदर में है, इसलिए मैंने इंटेक को चुना। और इससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट स्वामीनाथन जायसवाल, जो हमारे नेशनल इंटेक के प्रेसिडेंट, INTUC प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया का। उन्होंने हमारे यहाँ में जो हमारा मजदूरों वर्ग के लिए, जो श्रमिक वर्ग के लिए, सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा कि ये यहाँ में निस्वार्थ एक व्यक्ति जो आम जनता के लिए, मजदूर के लिए, मजदूर जो वर्किंग क्लास के लिए काम करने के लिए अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में कई साल के बाद
एक ऐसा प्रेसिडेंट को चुना है, उनका अपना कोई स्वार्थ, निजी स्वार्थ, इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर करने का एक्टिव है। वो है हमारा जी भास्कर जी, जो आज अंडमान निकोबार आइलैंड के मजदूर संगठन जिसे हम INTUC कहते हैं उनमें नियुक्त किया गया है। इसलिए मैं उन दोनों को अपना तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं आपका चैनल के माध्यम से। जी उस्मान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब आपको इतना जानकारी देने के लिए। उस्मान साहब, कुछ दिन पहले ही हमारी एक इंटरव्यू हुई थी हमारे चैनल के माध्यम से, शायद आपने देखा भी होगा, श्री स्वामीनाथन जायसवाल जी का, उन्होंने उनके साथ हमारी इंटरव्यू हुई थी, क्योंकि एक कश्मकश का मंजर था, आपस में खींचातानी चल रही थी कि इंटेक का प्रेसिडेंट कौन है। तो आप भी यहाँ पे स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट बन चुके हैं, आप भी इन चीज़ों से वाकिफ होंगे। मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप बहुत सीनियर एक शख्स हैं और मजदूरों से ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। इंटेक असल में अंडमान में कब से चल रहा है सर? आप भी जानते होंगे, इतना पुराने शख्स हैं आप तो। आप एक बहुत अहम सवाल हमसे किया है, मैं भी इसमें लोगों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। अंडमान के अंदर में 1957 आज़ादी के बाद सबसे पहला ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड मैरीन एम्प्लॉयज़ यूनियन का नाम से मैरीन डिपार्टमेंट, शिपिंग डिपार्टमेंट के अंदर से बना था। वो टाइम हार्बर मास्टर हुआ करता था इस डिपार्टमेंट को चलाने वाला। उस वक्त जो है कई सारा ऐसा मुद्दा था जो मज़दूरों के साथ में, जो मज़दूरों को जो बेनिफिट के लिए, तब जाके यहाँ में इंटेक का गठन किया। ऑल इंडिया लेवल में ये जो इंटेक का गठन हुआ था, जो हमारे गांधी, जो महात्मा गांधी जी है और हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जी है और सरदार पटेल है, जो वर्कमैन का हित के लिए सेपरेटली कांग्रेस विचारधारा वाला एक INTUC को बना के उसके अंडर में एक बहुत सारे जो रजिस्टर्ड यूनियन है, कानूनी तरीका से जो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार उसके अंदर में आके एक फ्रेंडल ऑर्गेनाइजेशन की तरह वो अंडमान में काम करने लगा। नियर अबाउट एक 1978 से, मेरा अगर सही है तो, मेरा सोच अगर सही है तो लोगों से, जो पुराने लोगों से सुनने को मिला हिसाब से 1978 से पहले यूनियन रजिस्टर्ड हुआ करता था, लेकिन जो INTUC यहाँ में फंक्शन 1978 से लगा था, उसमें जिस तरीका से आर शांति कृष्ण जैसा हमारा स्वर्गीय नेता उन्होंने काम किया था, स्वरूप लाल जैसा नेता काम किया था इंटेक के प्रेसिडेंट के हैसियत से, अभी तीसरा जो हमारा जो स्वर्गीय हेमराज बहादुर, उनके बाद में आज जो पुराना और नया वाला जो आपने पूछा कि इसमें एक क्लासेस यहाँ में हुआ है, एक जी भास्कर जी को लेके जो ऑर्डर पास किया है कि इंटेक का INTUC का अंडमान निकोबार आइलैंड के इकाई का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसमें सेकंड थिंग आपका जो जायसवाल जी के साथ में जो आपका इंटरव्यू हुआ था, उसमें मैंने भी बड़ा ध्यान से सुना था, हमको भी उसमें से कुछ सीखने को मिला। और हमारा जो नेशनल प्रेसिडेंट जो कन्फ्यूजन यहाँ में जो लोग क्रिएट करते हैं, उसको बड़ा अच्छी तरीक़ा से आपका चैनल का माध्यम से उन्होंने कन्विंस किया और हमको लगा ये एकदम जस्टिस और लीगल वे में काम करने वाला व्यक्तित्व है। उस्मान जी, हमारा और एक सवाल है। भास्कर जी एक उद्योगपति हैं, एक बिजनेसमैन है, और जो और एक इंटेक चल रहा है वो हमारे माननीय सांसद जी उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं होता था कि आप एक प्रदेश अध्यक्ष ऐसे शख्स को चुनते जिसको जनता ने वोट दिया, जनता ने चुना, अपना प्रतिनिधि बनाया, सांसद बना दिया। अगर उनका जो इंटेक चल रहा है, अगर आप उसमें जुड़ते, तो आपको नहीं लगता कि आप जनता का ज़्यादा हित कर सकते थे कि बनिस्बत एक ऐसे शख्स के अंडर में आप आ गए या तो उनके साथ आप जुड़ गए जो एक उद्योगपति है, जो खुद में एक पैसे वाले हैं? तो क्या वजह थी कि उद्योगपति को चुन लिया और जनता के चुने प्रतिनिधि को आपने छोड़ दिया? इससे आपका ये सवाल जो है बड़ा जेन्युइन है और ये लोगों तक इसका हकीकत और सच्चाई पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो आपका सवाल है कि जो पुराना जो हमारा जो मौजूदा सांसद है, वो उनका साथ ये काम करना बेहतर होगा या एक उद्योगपति भास्कर जी जैसा आदमी का साथ काम करना बेहतर होगा? नहीं, ऑलरेडी मैं कह रहा हूँ कि इंटेक चल रहा है, आप अगर उसको ज्वाइन करते तो पब्लिक का ज्यादा फायदा होता, क्योंकि पब्लिक ने ही उस सांसद को वोट देके जिताया है। भास्कर जी तो हायर अथॉरिटी से या तो बोल सकते हैं आप हाई कमांड से उनको ये पद दिया गया है, तो भास्कर जी को क्यों चुना आपने? सांसद जी का जो इंटेक चल रहा था उसको अगर आप चुन लेते तो जनता का ज्यादा हित होता, आपको लग नहीं रहा है ऐसे? देखिए, इससे जो एक्सपीरियंस होल्डर आपको नहीं मिलेगा जो मुझ जैसा, क्योंकि हम खुद इंटेक में एक वाइस प्रेसिडेंट का हैसियत से काम करा है और यही कुलदीप राय शर्मा जो हमारे सांसद है, आज जो मौजूदा जो अंडमान निकोबार द्वीपों के जो सांसद है, उनके पास जब टोटल यहाँ में जो रजिस्टर्ड तकरीबन 36 यूनियन एफिलिएशन है हमारे इस INTUC के अंदर में, जो हेमराज बहादुर के बाद सीधा ये पूरा का जो अंडमान निकोबार का 36 यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव आके
ये कुलदीप राय शर्मा को प्रेसिडेंट बनाने के बाद, मैं थोड़ा इसमें क्लैरिफिकेशन कर लूं उस्मान जी, आप कह रहे हैं कि जो पहले का आईएनटीयूसी था उसके वाइस प्रेसिडेंट थे आप, ऐसे कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि पहले के आईएनटीयूसी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो अभी मैं आपको एडिशनल बता सकता हूं कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वो प्रेजेंट जो है स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट भी है आईएनटीयूसी के, और उसके साथ साथ में पहले के आईएनटीयूसी के ये वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूंगा, पहले वाले आईएनटीयूसी को क्या छोड़ दिया, ऐसी कमी नजर आई कि नए आईएनटीयूसी को आपने ज्वाइन कर लिया? बिल्कुल, आपका ये जो सवाल है मुझे भी अच्छा लगा कि इसका हकीकत चैनल के माध्यम से लोगों को और वर्कमैन तो पहुंचे। पहले का आईएनटीयूसी जो आप बोल रहा है, आईएनटीयूसी तो 1978 में हमने बोला कि अंडमान के अंदर में कई लोग उसको रिप्रेजेंट करके गए हैं, और यहाँ का जो आज जो मौजूदा सांसद उसमें प्रेसिडेंट बन के आने के बाद में हम खुद उसके अंदर में वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट हमको मिला, और मैंने उनके साथ में खुद मेरा जो मैरिंग वर्क्स एम्प्लॉयज यूनियन है उसमें भी उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। और बहुत दिनों तक कुछ दिन तक ये काम का उनका जो स्टाइल है, उनका जो तरीका है, वो देखने के बाद में जो एज ए वर्कमैन हमको खुद लगा कि ये कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक स्तर को ऊंचा करने का एक सीढ़ी बनाया गया है, और वर्कमैन का हित में शायद जितना वर्कमैन का उम्मीद है वो उम्मीद में उतर के काम नहीं हो रहा है। तब मैंने उनके साथ कई किस्म का, क्योंकि खुद मेरा यूनियन, जिस यूनियन में हमने जनरल सेक्रेटरी था वो प्रेसिडेंट था, उसमें जब कुछ लेटर करस्पॉन्डेंस होता है तो उनका सिग्नेचर का ज़रूरत पड़ता था। हमने वो लेटर सिग्नेचर कराने के लिए प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होना, इस आईएनटीयूसी जो हमारे जो कांग्रेस के जो गांधी भवन है उसमें कई बार हमने अपना चप्पल घिसा के चलाया, हमारा प्रेसिडेंट साहब को मिले तो उनको वो टाइम स्पेंड करने का, उतना टाइम देने के उनके पास वक्त ही नहीं है। वो एक तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है और जितने सारे फ्रेंडल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे के सारे उनके नेतृत्व में आता है, और उनको उतना सारा वर्कलोड उनके पास में है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट एक वर्क है, जो ट्रेड यूनियन वर्कमैन के लिए जो काम करना है उसका जो तौर तरीका, उसको भी जो है कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसका ये क्या है, ये क्या फैक्ट्री एक्ट को लेके जानता या नहीं जानता, लेकिन मेरा समझ में आया कि ये वर्कमैन को काम करने का इनका जो तौर तरीका है वो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामी उसमें है। मैं 3 चीज़ें पूछना चाहूँगा उस्मान साहब। हो सकता है हमारे सांसद साहब की इच्छा बहुत अच्छी थी, उनका विजन अच्छा था कि वो काम करना चाहते थे, और ऊपरी तौर पे जो राष्ट्रीय स्तर के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से शायद उनको वो सपोर्ट, वो कॉपरेशन नहीं मिला हो, जिसकी वजह से आपको ये कमियां या तो खामियां नजर आ रही है। ऐसा आपको लग रहा है? ये तो सीधी सीधी बात है। आप जो हमारा जो आज का जो मौजूदा जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो प्रेसिडेंट, आपसे उनसे जब आपका वार्तालाप होता था तो जो प्रेसिडेंट के अंडर में, आईएनटीयूसी प्रेसिडेंट के अंडर में हमारे जो मौजूदा सांसद जो काम कर रहे थे उन्होंने तो 10-12 साल से तो वो एक किस्म का काम करने के लायक नहीं है। आज तकरीबन ऐसा सुनने में आता है कि 97-98 ईयर्स का है वो कितना वर्कमैन का काम कर, तो वो शायद उसको कुछ डिफिकल्टीज होता रहेगा, लेकिन आप उस डिफिकल्टीज को अगर वर्कमैन से नहीं बता के, आपको काम करने का दिक्कत को नहीं बता के, अगर आप वो पोस्ट को होल्ड करके वो इतने सारे यूनियन को यहाँ में उनका मोरल डाउन करना, उनको पैरालाइज करना, ये तो सही नहीं था। अब कहीं ना कहीं इसका एक रेक्टिफिकेशन के लिए आप पहल करना था, वो आपने नहीं किया। अब हम इससे थोड़ा बाहर आ जाते हैं उस्मान साहब। अंडमान में डीआरएम में काम करने वाले लोग कई डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफों की भरमार है, और सिक्योरिटी गार्ड आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। ये लोग सिर्फ शारीरिक रूप से खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको पेमेंट की दिक्कत है। जैसे मैंने बताया 4 स्किल का है, उसमें इनको पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। किसी को पेमेंट मिल रहा है तो 2 महीने 3 महीने में एक बार मिल रहा है। अब जिसको पेमेंट मिल रहा है उसको ईपीएफ नहीं मिल रहा है। इनकी दुविधाएं एक अंबार की जैसे खड़ी है, एक पहाड़ की जैसी खड़ी है। इसका हल निकल नहीं रहा है। कई यूनियन है लेकिन इसके बाद भी ये बच्चे परेशान हैं। कई बार हमें कॉल आता है कि क्या हल हो सकता है। एक आशा की किरण बन के आप कैसे सामने आ सकते हैं? जैसा आपने कहा कि इनके लिए हम काम करना चाहते हैं, तो आप आम जनता को बताइए कि वो आप पे भरोसा क्यों करे और इनके लिए क्या हल हो सकता है। देखिए, आपका ये आज सबसे बड़ा एक बर्निंग पॉइंट आप मेरे सामने रखा है, और आप इसका समाधान के लिए मेरा तरफ से क्या पहल होगा, जिस तरीके से हमको जो नियुक्त किया गया है, जिस पद में, जिस पोस्ट में,
मैं ये जितने भी वर्कमैन का आपने नाम लिया, जैसा सिक्योरिटी गार्ड हुआ, डेयरी लेटर हुआ, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिक हुआ, या तरह सेक्टर में हो या अन्य सेक्टर में हो, इनका ये दर्द को समझने वाला, उनके लिए उतर के काम करने वाला किसी को नहीं देखा। और ये अपने अंदर अंदर इस चीज़ को एक घुटन सा महसूस करके उन लोग अपना जीवन बिता रहा है, और ये सबसे बड़ा एक दैनिक अवस्था है उनका। मैं आपका चैनल का माध्यम से मेरा बेस्ट लेवल में उनके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ और प्रतिबद्ध हूँ। वो ऐसा काम करना चाहता है, मैं तो उनका ईपीएफ से लेके, उनका जो मिनिमम वेज से लेके, उनका जो भी आज जो मिनिमम वेज जो 1/3 हो, किस तरीक़ा से उनको जो बेनिफिट करना है, उसके लिए मैं अपना जितना भी मेरा एफर्ट है, मेरा जितना नेशनल प्रेसिडेंट से अगर इस चीज़ को लेके करना है, आज हमारा स्टेट प्रेसिडेंट को लेके मैंने इसमें इनका साथ में वार्तालाप करके, इनका साथ में डिस्कस करके, उनका जो प्रायोरिटी बेसिस में मैं उनके लिए काम करने को तैयार हूं। अगर ये मेरा बात को कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर के हो, किसी भी स्तर पे काम करने वाला इस कैटेगरी का जो वर्कर है, उनको मैं आपका चैनल के माध्यम से ये बताता हूँ, आप मेरा मोबाइल नंबर को नोट कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 9933296300। इस नंबर पे आप एनी टाइम हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपका इसका निवारण के लिए आपके साथ मैं ज़रूर खड़ा होगा। आपको सिर्फ आपका ये यूनिटी और आपका ये चीज़ आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। आप कम से कम कोशिश तो कीजिए कि हम आपके लिए प्यार कर रहे हैं, क्या हमारा संगठन आपके लिए क्या कर सकता है, मेरा लीडरशिप आपको किस क्वालिटी में आपका ये काम को आगे बढ़ाएगा, ये आपको वक्त बताएगा। मैं सिर्फ आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ जुड़ के मेरा कॉन्टेक्ट काम कीजिए। उस्मान जी, आखिरी 2 ही सवाल होंगे। मैं ये पूछना चाहूँगा उस्मान जी कि जब देखिए रिटायरमेंट होने के बाद अक्सर लोग आराम करते हैं। अंडमान में अक्सर हम लोगों ने देखा है किराया रूम बना देते हैं और उसकी जो किराए की राशि आती है उससे सुकून से रहते हैं। अब लोग अक्सर इसको छोड़ के जब काम करते हैं, या तो नाम के लिए काम करते हैं या तो पद के लिए काम करते हैं। आईएनटीयूसी में आने की इसकी कोई वजह तो नहीं है? या तो नाम बनाना है आपको, या तो किसी पद का लोभ हो गया है? नहीं हरीसी, बिल्कुल भी नहीं। ना पद का मोह में आया है, ना इससे हमको अपना सेल्फ कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए आया है। मेरा सामने एक ऐसा व्यक्ति को दिया जो हमारा नेशनल प्रेसिडेंट, उस व्यक्ति के अंदर में वो क्वालिटी देखा है कि वो किसी भी अबला, गरीब और मजदूर लोगों को काम करने के लिए, उसका पास पद है या नहीं है, वो काम करने के लिए हमेशा 24 घंटा वो अपना सर्विस प्रोवाइड करता था। ये मैंने देखा है। आप उनको एक उद्योगपति का नाम से हमारा सामने आप परिचय कराया, लेकिन मैं उसको उद्योगपति रहते हुए भी उसको उद्योगपति नहीं मानता है। वो हमेशा गरीब का हमदर्द रहा है, और उनका परिवार में वो चीज़ हमने देखा है। उनका फादर जो आज स्वर्गीय उनका फादर है, उनसे भी मैंने और हमारे परिवार ने भी ये देखा है कि यहाँ में जब भी जिस गरीब को कहीं भी आज हमारा जो मुख्य भूमि आना जाना होता है, तो इनका बहुत बड़ा सेवा, इनका बहुत बड़ा योगदान उनके साथ रहता था। जो वो क्वालिटी उनके अंदर में देखा है, तब मैंने फैसला करा है कि मेरा जो 32 साल के सर्विस में हमने जो किया था, आज हम गवर्नमेंट से नियुक्ति के बाद, जो रिटायरमेंट के बाद आज हम फ्री हैं, और मेरा माइंड में और हमारा चीज़ में ब्लड के अंदर वो चीज़ है कि किसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, किसी एक ऐसा लीडरशिप को मिले कि हम मेरा ये जो कंट्रीब्यूशन है हर एक गरीब और मजदूर वर्ग के लिए हम प्रोवाइड कर सके। उसके लिए मेरे एक प्लेटफॉर्म बना के देने के लिए फिर से एक बार मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है दोस्तों, भूतकाल में क्या हो गया इसकी शिकायतें हम कर नहीं सकते। जो बीत चुका है वो इतिहास है। वर्तमान में अगर तैयारी करें, आज अगर हम लोग तैयारी करें, तो आने वाला भविष्य सुधर सकता है। आईएनटीयूसी अब आने वाले समय में अंडमान में क्या काम करेगा, ये देखने वाली बात होगी। उस्मान साहब ने हमारे चैनल के माध्यम से कई वादे किए, और हम प्रतिबद्ध हैं इन चीज़ों को लेके कि जो भी लोग उन तक पहुंचे, उनका काम हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने किया या पूरा नहीं किया, हम वापस से अपने माइक और कैमरे के साथ उस्मान साहब के पास पहुंचेंगे और पूछेंगे उनसे, पुरजोर तरीके से पूछेंगे कि जो शख्स उनके पास आया, क्या उसका काम पूरा हुआ या नहीं। आने वाले समय में आशा की किरण बनके खड़ा हुआ है इंटेक्ट। देखते हैं लोगों के भरोसे को, और लोगों के जो ख्वाहिशें हैं, उनकी चाहते हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उसको इंटेक्ट पूरा करता है या नहीं करता है। उस्मान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमें इतना समय देने के लिए। वॉइस ऑफ इंडिया की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। धन्यवाद हरीश जी, धन्यवाद आप और आपका चैनल के लिए और सुनने वालों के लिए भी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।